वो आनी चाहिए, तो मेरे को पीछे ही रहना पड़ेगा। सर परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट है। परफेक्ट है। अब स्टार्ट कर सकते हैं। 16 सेकंड स्टार्टिंग, 20 सेकंड का ट्रिम होगा। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून एक स्टार्ट से करिए, मिडिल पॉइंट से इधर से अच्छा, करिए। यहीं से? हाँ हाँ ठीक है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपका सबका सावधानी इंस्टीट्यूट कोचिंग पे ऐप पे बिल्कुल स्वागत है। और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। आई एम अंकित साहू, योर इंग्लिश फैकल्टी। ठीक है, हम बात करेंगे एक इंग्लिश लैंग्वेज की जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं या इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की, तो वो सिर्फ और सिर्फ बात होगी आपके ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वेदर इट इज़ एसएससी और बैंक और व्यापम, बात पूरी फोकस यहाँ पे ये होती है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मेन कंसेप्ट होता है ग्रामर पे। अब एक चीज़ ये है कि हम जनरली जब भी किसी सेंटेंस को एरर डिटेक्शन की मतलब एरर डिटेक्शन जब भी आता है या फिलर्स वगैरह आते हैं, तो बात ये होती है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आंसर को टिक करना है। बात ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये करने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो अगर कोई सेंटेंस लिखा है और आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या फिर कोई सेंटेंस लिखा है उसमें पार्ट्स बने हुए हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी इज नो एरर, मान के चलो। अब बात ये आती है कि जनरली जब भी कोई स्टूडेंट इस टाइप से एरर डिटेक्शन को फाइंड आउट करता है, तो वो जनरली इस सेंटेंस को रीड आउट करता है। अब सेंटेंस को जब वो उसने रीड आउट किया, तो बात यहाँ पे ये है कि रीड आउट करने पे वो ये देखता है कि कहाँ पे सेंटेंस की फ्लुएंसी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई। मतलब फ्लुएंसी डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि उसको कहाँ पे थोड़ा सा सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, वो वही सोचेगा कि वहाँ पे क्या होगा, उसका एरर। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बात की जाती है ग्रामर के अकॉर्डिंग। बात यहाँ पे ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के रूल्स को फाइंड आउट करना है कि ग्रामर का जो रूल इंप्लीमेंट हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं है। और जहाँ पे भी जिस पोर्शन में ग्रामर का यूज इनकरेक्ट यूज होगा, वहीं पे उसका क्या होगा, एरर होगा। तो ये जो फ्लुएंसी चेक करने का कंसेप्ट है ये अलग है, वो स्पोकन में चलता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसकी बिल्कुल बात नहीं करते। अब बात यहाँ पे यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, वो भी किस पे बेस पे, ग्रामर के अकॉर्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज का जितने भी सेंटेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द सेंटेंस वो सिर्फ और सिर्फ आपका बना है किससे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बात आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ईच एंड एवरी सेंटेंस इज मेड अप फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही मिलके बना है आपका सेंटेंस। अगर आपका कोई सेंटेंस है, अगर सेंटेंस का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बोलूँ तो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाट प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस में है बेसिकली, कि एक इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस व्हाट ऑब्जेक्ट। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो उसमें टॉपिक्स आते हैं आपके नाउन, सेकंड इज व्हाट, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडजेक्टिव, फिफ्थ इज एडवर्ब, सिक्स्थ इज कंजंक्शन, seventh is prepositions and eighth is interjections। ठीक है, ये है आपकी कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच। अगर मेरा कोई भी सेंटेंस मेरा बना हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलके बना है। उस सेंटेंस के अंदर नाउन हो, प्रोनाउन होगा और वर्ब तो डेफिनेटली होगी। किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन तो होगा ही, और उसके अलावा कौन होगा, वर्ब होगा। क्यों? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है वो वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट इज व्हाट, सब्जेक्ट इज नाउन और अ प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज ऑल्सो अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड दिस इज अ वर्ब। मतलब सेंटेंस के एक बेसिक से स्ट्रक्चर के लिए उसके पास नाउन और प्रोनाउन और क्या होना चाहिए, उसके पास वर्ब होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बात यह है कि हमें बात करनी है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, वो ये बात है
कि आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि वेदर अ रिटन वर्ड इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, इज अ वर्ब और अ एडवर्ब और अ कंजंक्शन और अ प्रेपोजिशन और अ एडजेक्टिव। हमें ये बारे में पता होना चाहिए कि हम किसी भी वर्ड को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी वर्ड को अगर सेंटेंस में इंप्लीमेंट किया है, तो वो वर्ड का यूज क्या है, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच इट इज अ वर्ड, नाउन इट इज अ वर्ड, प्रोनाउन इट इज अ वर्ड, वर्ब इट इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इट इज अ वर्ड, एडवर्ब इट इज अ वर्ब, कंजंक्शन इट इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन इट इज अ वर्ड, इंटरजेक्शन इट इज अ वर्ड। मतलब ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करते हैं किसके बारे में, वर्ड। अब इंट्रोडक्शन क्या है कि आपको यूज पता होना चाहिए, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश लैंग्वेज में हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं किस पे, फंक्शनल यूज। किस बारे में बात करते हैं, फंक्शनल यूज। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल यूज? अब बात यहाँ पे ये है कि फंक्शनल यूज का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। आपको ये बात पता है कि कोई भी वर्ड कैसा दिखता है, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे मान के चलो मैं एक बहुत बेसिक सा सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा आई लाइक व्हाट, आई लाइक भोपाल, हो गया, आई लाइक भोपाल। लाइक इज द वर्ब, who like, I like, I is the subject, like what, like Bhopal, it is a object, and it is also a name of a place, that means it is a noun। आपने ये बोला कि ये भोपाल क्या हुआ, आपका नाउन हुआ, बट मैं ये कह रहा हूं, और अगर मैं एक सेंटेंस और बोलूं कि आई रीच्ड भोपाल, एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, आई रीच्ड भोपाल, रीच्ड इज द वर्ब, Who reached? I reached. I is the subject. Reached what? क्या मेरे को इसका कोई रिप्लाई मिला क्या? नहीं। I reached where का ये मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए। I reached where? I reached भोपाल and it is a name of a place। तो वो ये where के रिप्लाई से मुझे जवाब मिला, इसका मतलब ये क्या है, मेरा एक एडवर्ब है। तो फंक्शनल यूज का मतलब ये है कि हम किसी वर्ड को कैसे सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो भोपाल है वो आपका नाउन जैसा एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो भोपाल है ये आपका एडवर्ब जैसे काम कर रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या है, भोपाल नाउन जैसे एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भोपाल क्या है, एडवर्ब जैसे काम कर रहा है। तो हमने यही बोला कि कौन कैसा दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किस वर्ड का कैसे यूज हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल यहाँ पे एडवर्ब जैसा यूज हुआ और भोपाल का यहाँ पे नाउन जैसे यूज हुआ। तो फंक्शनल यूज में सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं किसकी, फंक्शनल यूज की। इसीलिए हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउन, व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? हम बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। बट बात यह है कि नाउन सिर्फ यही नहीं है कि इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। इट इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। Name of what? Name of anything is called what? Noun. Whether it is a name of a person, place, animal, thing, and it is also the name of feelings, emotions, state of mind, and it is also the name of quality। ये भी तो नाउन ही है। अब अगर मैं बात करूं फीलिंग्स की, जैसे फीलिंग्स, जैसे आपका लव हुआ, लव इज अ नेचुरल थिंग, लव इज अ नेचुरल थिंग। और इस सेंटेंस में अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं, या इट इज अ नेचुरल फीलिंग। अब एक बार बताओ, ये इज मेरी मेन वर्ब हुई। व्हाट इज अ नेचुरल फीलिंग? लव इज अ नेचुरल फीलिंग। इट एक्ट एज द सब्जेक्ट, हो गया सब्जेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, या वेदर इट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन, दैट मीन्स लव इज अ नाउन, और ये नेम ऑफ फीलिंग्स भी है। तो नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड व्हाट? नाउन। इट इज जस्ट अ नेमिंग वर्ड, दैट्स इट। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन, तो नाउन की वो बिल्कुल बचपन जैसी आप डेफिनेशन शुरू मत हो जाना कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। आप सिंपली ये बोल सकते हो कि नाउन इट इज जस्ट अ नेम, दैट्स इट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नेम है। बट अब मैं बात करूं कि फंक्शनल यूज क्या है इस नाउन का। फंक्शनल यूज का मतलब क्या है कि हम नाउन को कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। तो ध्यान रखना कि जो नाउन एक्ट करता है वो एक्ट करता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, it act as the object of the verb, it act as the prepositional object,
क्लियर हुआ? तो नाउन क्या हुआ? सब्जेक्ट जैसा एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट जैसा एक्ट करेगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। और भी इसके यूजेस हैं, वेट अ सेकंड, ठीक है? अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। आपने बोला नाउन क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। नाउन इज ऑल्सो यूज एज इन अ वोकेटिव केस, in a vocative case. Noun is also used in a case in apposition. ये सब अलग अलग, अपोजिशन नहीं है, एपोजिशन है, ठीक है? अब देखो सब्जेक्टिव केस क्या है? When any noun act as the subject of the verb. Suppose I write Aman bought the chocolates. Aman bought the chocolates. हो गया. Bought is the verb. Who bought? Aman bought. Aman is the subject and it is also the name of a person. That means it is a noun. Clear है? Bought what? Bought what? The chocolates. Chocolates is the noun. It is the object of the verb. It is also the noun. Bought what? Bought what? Chocolates. Chocolate is what? Chocolate is the object of the verb and Aman is the subject of the verb. तो ये हुआ कि नाउन का यूज कैसा हुआ? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जैसा हुआ कि नहीं हुआ? डेफिनेटली हुआ। अब मैं एक प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बता रहा हूं, तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे अमन बॉट द चॉकलेट्स फॉर आरती। हो गया, अमन बॉट द चॉकलेट्स फॉर आरती। फॉर इज द प्रेपोजिशन, आरती इज द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ पर्सन, दैट मीन्स इट इज अ नाउन। तो हमने यही देखा कि ये जो नाउन होता है वो कैसा एक्ट करा? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हुआ नाउन का बेसिक यूज। बोलिए हाँ कि ना? क्लियर हुआ? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अमन बॉट द चॉकलेट्स फॉर आरती। आरती इज द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है वो कभी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट इसके बाद लिखाता है और उसके रिप्लाई में आपको जब मतलब अगर किसी वर्ब का आपको ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो आपको उसके वर्ब से पूछना पड़ेगा व्हाट या whom। और अगर किसी वर्ब का आपको सब्जेक्ट चाहिए तो देन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द वर्ब हु, व्हाट, विच एंड हुज। इफ यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ वर्ब हु, व्हाट, विच, हुज, then you will get the subject of the verb. And if you ask the question from the verb what or whom, then you will get the object of the verb. This is for is the preposition, for is the preposition, and after any preposition the noun and a pronoun can be written, then that means आरती is a prepositional object. क्लियर हुआ? आरती क्या हुई? आपकी prepositional object हो गया। अब vocative case क्या होता है? सुनो, vocative case when any noun is used to get the attention। अगर मान के चलो हम किसी नाउन का यूज कर रहे हैं उसको अटेंशन देने के लिए, सपोज अमन कॉमा। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। बट बात यहाँ पे यह है कि अगर मैं किसी नाउन का यूज उसको अटेंशन देने के लिए या उसको कॉल आउट करने के लिए यूज कर रहा हूं, सपोज आई से अमन कम है, अमन कम है, तो बात यहाँ पे ये हुई कि अमन को हम क्या कर रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? डेफिनेटली दे रहे हैं। तो अमन कम है, तो यहाँ पे ये जो अमन का यूज है, अब ये सब्जेक्ट नहीं है, हम अमन को एक अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो अमन का यूज हुआ ये हो गया वोकेटिव केस ऑफ नाउन। वोकेटिव केस ऑफ नाउन व्हेन एनी नाउन इज यूज्ड टू गेट द अटेंशन। क्लियर हुआ? तो अमन आपका कौन सा केस में गया? वोकेटिव केस में। अब एक बात और, आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको केसेस पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि कुछ स्टूडेंट पता क्या करेंगे, दिक्कत ये हो जाएगी उनके साथ कि अमन उनको लगा सिंगुलर है, ये तो कम लिखा है, कम की फॉर्म कौन सी लिखी है? फर्स्ट फॉर्म। सर ये तो गलत हो गया क्योंकि कम के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिख दी? तो बेटा बात यहाँ पे ये है कि हम अमन को कौन से, क्योंकि कॉमा है ना, ये कॉमा हो गया तो कॉमा से अमन को हमने अलग किया, तो अमन क्या है? अमन वोकेटिव केस ऑफ नाउन है, ना कि अमन सब्जेक्ट है इस वर्ब का। ये बात समझ में आई? यहां पे ये जो सेंटेंस लिखा कम है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है,
क्लियर है? अब इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है जहां पे किसी को कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस यही तो होते हैं कि जिसमें कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट करी जाती है, ऑर्डर, सजेशन या एडवाइस दी जाती है, वही सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो वोकेटिव केस ऑफ नाउन का कौन से सेंटेंसेस में यूज होता है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अमन गो आउट फ्रॉम द क्लास, अमन क्लोज द डोर, तो ये सब क्या हुआ आपका? वोकेटिव केस ऑफ नाउन। अच्छा, वोकेटिव केस ऑफ नाउन में हम एक और चीज इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, अमन, या मैं बोलूं अमन कम हेयर, और मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं, कम हेयर अमन, अमन कम है, कम हेयर अमन। तो ये सब दोनों ही केसेस जो ये अमन है वो क्या है आपका? वोकेटिव केस ऑफ नाउन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये बात देखना पड़ेगा कि अमन का यूज क्या सब्जेक्ट जैसा यूज हो रहा है कि वोकेटिव केस में जा रहा है नाउन, वेदर इट इज अ सब्जेक्टिव केस और अ वोकेटिव केस। अगर वोकेटिव केस में डेट मीन्स कि अमन का जो यूज होगा वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज होगा। क्लियर है? चलिए थोड़ी और बात करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है केस एंड एपोजिशन, और इससे रिगार्डिंग एग्जाम्स में पहले पूछा गया है। केस एंड एपोजिशन से रिलेटेड आपके कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूं। अब जैसे एक सेंटेंस देखो, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, तो आप इसमें एक छोटी सी बात ये लिख सकते हो कि ये जो सब्जेक्ट होता है तो आस्क अ वर्ब, मतलब आप वर्ब से क्वेश्चनिंग करोगे। क्या क्वेश्चनिंग करोगे? हु, व्हिच, व्हाट और हुज। क्लियर है? देन यू विल गेट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इफ यू आस्क अ क्वेश्चन whom or what from a verb, then you will get the prepositional object. वोकेटिव केस हमने डिस्कस करा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट डिस्कस करा कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन लिखा जाएगा वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। केस इन एपोजिशन क्या है? मान के चलो आपके पास दो नाउन है, हो गया, ये दो नाउन है, आपने दो नाउन लिखे। अगर आप दो नाउन का यूज किसी सिंगुलर नाउन को डिनोट करने के लिए डिनोट करो, या फिर सिंगल पर्सन को डिनोट करने के लिए, या किसी सिंगल थिंग को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हो, अगर आप किसी टू नाउन्स का यूज, दो नाउन का यूज किसी एक नाउन को डिनोट करने के लिए कर रहे हो, तो जो सेकंड नाउन होगा वो केस इन एपोजिशन होगा। कौन से नाउन का? फर्स्ट वाले नाउन का। ध्यान से सुनना, हमने ये बोला कि अगर मान के चलो आपके पास दो नाउन है, जैसे एक एग्जाम्पल देखो, ये ठीक है, अभी सिर्फ देखो आप, हमने बोला ये नरेंद्र मोदी, हो गया नरेंद्र मोदी, और हमने एक लिखा द पीएम, हो गया। नरेंद्र मोदी इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, द पीएम इज द नेम ऑफ अ पोस्ट। अगर मैं बात करूं तो ये भी नेम है, ये भी नेम है, ये भी नाउन है, और ये भी क्या है आपका? नाउन है। अब एक बात बताओ, ये नरेंद्र मोदी और द पीएम, ये दोनों किसी सिंगल पर्सन को ही डिनोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताएंगे आप? हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे ये जो पीएम है और ये जो नरेंद्र मोदी मेन पर्सन है, यहां पे ये कौन सा नाउन है? सेकंड नाउन। और ये कौन सा नाउन है? फर्स्ट नाउन। तो ये जो पीएम है, क्या ये नरेंद्र मोदी का केस इन एपोजिशन है कि नहीं है? तो आप बोल सकते हो कि सेकंड नाउन इज द केस इन एपोजिशन, CIA मतलब केस इन एपोजिशन ऑफ फर्स्ट नाउन। क्लियर है कि जो आपका सेकंड नाउन है वो फर्स्ट वाले नाउन का केस इन एपोजिशन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो केस इन एपोजिशन होता है वो हमेशा बाद में लिखा जाता है मेन नाउन के बाद। ऐसा इसलिए कि आप मुझे एक बात बताओ, ये जो पीएम है नरेंद्र मोदी, ये तो है कोई सिंगल पर्सन ही, बट बात ये है कि ये पीएम जो है, ये पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो नरेंद्र मोदी की एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? है। तो इसीलिए जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है किसी सब्जेक्ट की या किसी मेन नाउन की, तो मेन नाउन पहले लिखा जाएगा और केस इन एपोजिशन या फिर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो बाद में लिखा जाएगी। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखूं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, the Prime Minister of India Narendra Modi will be
will be going to China next week। हो गया। अब यहां पे अगर आप सेंटेंस देखो तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक। अब यहां पे एक चीज ये है कि चाइना कौन जाएगा? चाइना कोई सिंगल पर्सन ही जा रहा है कि नहीं? आपने ये बात लिखी, द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, आपने ये बात लिखी, बट बात यहां पे ये है कि यहां पे नरेंद्र मोदी मेन सब्जेक्ट है, मेन नाउन कौन है आपका? नरेंद्र मोदी। इस नरेंद्र मोदी की मेन इंफॉर्मेशन क्या है? उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। तो बेटा ये सेंटेंस अब क्या हुआ देखो, अगर मैं इस टाइप से कुछ आपको दे देता ना एरर, ये कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी इज नो एरर, तो बात ये थी कि इसके ए पार्ट में एरर था। ए पार्ट में एरर इसलिए कि नरेंद्र मोदी पहले आना चाहिए ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये बात क्या हो जाती? गलत। हमें क्या बोलना पड़ेगा? नरेंद्र मोदी, पहले नरेंद्र मोदी को इंट्रोड्यूस करेंगे, द पीएम ऑफ इंडिया, कॉमा लग के उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी, द पीएम ऑफ इंडिया। हम इस बात से इस सेंटेंस को डिनोट करेंगे, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया विल बी गोइंग टू चाइना नेक्स्ट वीक। बात क्लियर हुई? तो यहां पे आपका क्या हुआ? बात यहां पे यह है कि आपका पहले मेन नाउन ये हुआ, सेकंड नाउन ये हुआ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि केस एंड एपोजिशन जो होता है, और केस एंड एपोजिशन क्या होता है? केस एंड एपोजिशन गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन, इट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन, it gives the additional information of the main noun या main subject, main noun और main pronoun। क्लियर हुआ? ये बात ध्यान रखना। आप ऐसे ही तो लिखते हो, जरा थोड़ा सा एक कॉमन सेंस देखो जरा। मैंने बोला सचिन इज अ क्रिकेटर, थोड़ा सा इससे ही बात से देखो, सचिन इज अ क्रिकेटर, हो गया। तो सचिन इज अ क्रिकेटर, सचिन क्या है? सचिन क्रिकेटर है, और क्रिकेटर कौन है? सचिन है। सचिन ही क्रिकेटर है, क्रिकेटर ही सचिन है। तो क्या मैं इस सेंटेंस को कभी ऐसा लिखता हूं क्या? थोड़ा सोच के देखो, क्रिकेटर इज सचिन, कभी ऐसा बोला क्या? आपने कभी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ये जो सचिन की इंफॉर्मेशन तो क्रिकेटर है ना, तो इंफॉर्मेशन तो बाद में आएगी ना कि उसके पहले। तो ये सेंटेंस गलत हुआ, ये सेंटेंस सही था, क्योंकि सचिन इज द मेन सब्जेक्ट और क्रिकेटर इज द सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हुई है। क्लियर हुआ? तो केस इन एपोजिशन क्या होता है? केस इन एपोजिशन वही है कि इट गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द मेन नाउन। क्लियर है कि नहीं है? किसी को कोई डाउट इससे रिगार्डिंग? तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट केस है थोड़ा सा नाउन का, केस इन एपोजिशन वाला केस। क्लियर है? ये एक जनरल सा ओवरव्यू है, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच की कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। तो नाउन के यूज क्या है? नाउन का यूज होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वोकेटिव केस एंड केस इन एपोजिशन जैसा। ये नाउन के यूजेस हैं। नाउन के यूज का मतलब कि इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा। क्लियर? सॉरी, चलिए नेक्स्ट आ जाए। तो ये हुआ आपका नाउन का यूज। Next we are discussing about pronoun. Second is what? Pronoun. क्या होता है pronoun? What do you mean by pronoun? Pronoun, the words which are used in place of what? In place of noun. आपने ये बोला कि प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह यूज होने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब खुद सोचो कि नाउन की जगह आपका क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रोनाउन के नाम में ही क्या लिखा है? देखो नाउन। ये बात सही है? तो जैसा आपका नाउन ने ट्रीट करा था वैसे ही आपका प्रोनाउन भी ट्रीट होगा कि नहीं होगा? होगा। आपने क्या नाउन का यूज सब्जेक्ट जैसा यूज करा था कि नहीं करा था? डेफिनेटली करा था। क्या आपने नाउन का यूज ऑब्जेक्ट जैसा यूज करा था कि नहीं करा था? डेफिनेटली करा था। क्या आपने नाउन का यूज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जैसा किया था कि नहीं किया था? किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसा जैसा काम आपका नाउन ने किया है वैसा ही काम आपका कौन करेगा? प्रोनाउन भी करेगा। प्रोनाउन भी कैसे एक्ट होगा? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब,
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नाउन के यूज ये था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वैसा ही सेम काम कौन करेगा आपका? प्रोनाउन भी करेगा। क्लियर है? सेम काम वही है। अब ये बात खुद सोच के देखो कि आपको ऐसी नीड क्यों पड़ रही है कि भाई एक बात सुनना, डेफिनेशन तो आपने ये लिख दी कि द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोनाउन। आपने ये बात तो बोल दिया, बट मुझे ऐसी नीड क्यों पड़ी कि नहीं यार मुझे नाउन की जगह प्रोनाउन को फिलअप करना है? ऐसी मुझे नीड क्यों पड़ रही है? ऐसी नीड मुझे इसलिए पड़ रही है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। क्लियर हुआ कि मुझे नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मुझे किसका यूज करना है? प्रोनाउन का। और इंग्लिश लैंग्वेज में ये बात बिल्कुल फिक्स माइंड में बैठा लो कि रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड इन एन इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट अलाउड। कि किसी भी वर्ड का आप बार बार अगर यूज करते हो तो वो आप क्या कर रहे हो? वो गलती कर रहे हो, एरर कर रहे हो आप। किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड होगा वो आपका बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, वेदर इट इज अ नाउन और अ वर्ब और अ प्रोनाउन, कोई भी चीज हो, जब तक उसकी बेसिक हमें नीड ना पड़े तब तक। क्लियर हुआ? एक सेंटेंस देता हूं मैं, 3-4 सेंटेंसेस लिखता हूं, बताना कौन सा करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है? आपने तो यह बात बोल दी कि प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट जैसा एक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जैसा और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट जैसा। ठीक है? देखो अब जरा, और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना कि नाउन की जगह हम प्रोनाउन लगाएंगे, वो क्यों लगाएंगे? बेसिकली टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। क्लियर है? चलिए इसको रब करते हैं। अब मैं आपके सामने 3-4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप खुद बताना कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मिस्टर शर्मा कॉमा मिस्टर शर्मा बीइंग अ गुड, यही काम। नेक्स्ट तो कोई और सेंटेंस देखो जरा। सूरज बीइंग अ गुड स्टूडेंट, कॉमा he is liked by all the teachers। एक सेंटेंस आपने ये लिखा। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, सूरज इज अ गुड स्टूडेंट, सूरज इज अ गुड स्टूडेंट, he is liked by all the teachers। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, बीइंग अ गुड स्टूडेंट, या मैं लिख रहा हूं बीइंग इल सूरज couldn't attend the class। एक सेंटेंस ये लिखा मैंने। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, बीइंग अ रेनी डे सूरज couldn't attend the class। एक सेंटेंस आपने ये लिखे। तो आपने ये कुछ 4 सेंटेंसेस लिखे हुए, आप मुझे बता पाओगे कि इन 4 सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? सारे करेक्ट हैं कि सारे इनकरेक्ट हैं? बेटा ये वाले जो एग्जाम्स में है ना, ये वाला और ये वाले सेंटेंसेस ये एग्जाम्स में आया है, और ये वाला भी। ये आपके 3 सेंटेंसेस एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, एरर डिटेक्शन में आया है ये। चलो हम एक काम करते हैं जरा। अब एक बात ध्यान रखना कि नंबर ऑफ मेन वर्ब्स जो होती है, नंबर ऑफ मेन वर्ब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ मेन वर्ब्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होता है आपका। क्लियर है? अब एक बात बताओ, सूरज बीइंग अ गुड स्टूडेंट ही इज लाइक बाय ऑल द टीचर्स। सूरज इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज लाइक बाय ऑल द टीचर्स। बीइंग इल, सूरज couldn't attend the class, और बीइंग अ रेनी डे, सूरज couldn't attend the class।
कौन कौन से सेंटेंसेस यहाँ पे करेक्ट हैं? चलो मैं एक काम करते हैं, हम ब्रेक करते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करने की कोशिश करो। अब ये बीइंग है कि नहीं? आप मुझे एक बात बताओ, क्या बीइंग मेरी वर्ब के आईएनजी फॉर्म है कि नहीं है? डेफिनेटली है। बट फिर मैं और थोड़ा रियलाइज करूं तो मेरे को ये पता है कि वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। आपको ये बात पता है ना, इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी आता है, या वॉज या वर के साथ वर्ब का आईएनजी आता है। इसका मतलब ये मेन वर्ब तो नहीं है, ये वर्ब जैसी दिख रही है लेकिन ये वर्ब नहीं है। डेट मीन्स इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैं बताऊंगा, ये एडजेक्टिव में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सूरज है। अब सूरज का सब्जेक्ट है कि नहीं है? है। सूरज क्या है? सूरज बीइंग अ गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट मतलब क्या? ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? सब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन है कि नहीं है? बताओ जरा आप। अरे सूरज क्या है? सूरज गुड स्टूडेंट है, तो ये हो गई आपका क्या? ये हो गया सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन। और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन क्या मेन सब्जेक्ट के बाद लिखी है कि नहीं लिखी? डेफिनेटली लिखी हुई है। चलो अब मैं फिर और बात करूं, इज आपका क्या है? इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लाइक्ड आपकी क्या है? मेन वर्ब नंबर 1। बाय इज व्हाट? बाय इज द प्रेपोजिशन एंड ऑल द टीचर्स इज द प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? अब खुद सोचो, इस सेंटेंस में मेन वर्ब कितनी है? अब ये लिखा हमने कि नंबर ऑफ मेन वर्ब्स होती हैं आपकी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे। अब फर्स्ट सेंटेंस में मेन वर्ब कितनी है आपकी? मेन वर्ब तो एक ही आ रही है, तो ही आपका क्या है? ही तो आपका सब्जेक्टिव केस है। अब थोड़ा सा जो ये आपकी प्रोनाउन की एक बेसिक से जो डेफिनेशन से उससे ही रिलेटेड एरर है। आपने प्रोनाउन को बोला क्या? डेफिनेशन ये थी कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन वी यूज प्रोनाउन। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि नाउन और प्रोनाउन की बेवजह आप यूज करते फिरो। आपको नीड नहीं है प्रोनाउन की तब भी आप यूज कर रहे हो। आपने एक काम करा, कितने सब्जेक्ट बनाए आपने? आपके 2 सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हो। मेन वर्ब कितनी है आपकी? 1। और नंबर ऑफ मेन वर्ब्स होती है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे। तो जितनी, अब मेन वर्ब जब 1 है तो सब्जेक्ट भी कितना होना चाहिए आपका? 1 ही होना चाहिए। तो आपके ये 2 सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? हम ही सब्जेक्टिव केस होता है, तो ये आपको ही लगाने की जरूरत थी कि नहीं थी? डेफिनेटली नहीं थी। तो इधर से मैं ही को एलिमिनेट करूंगा। अब बात समझ में? तो बस एक सब्जेक्ट था, तो अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। सूरज बीइंग अ गुड स्टूडेंट इज लाइक्ड बाय ऑल द टीचर्स। दो ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा सुनने में या स्पोकन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट ये करेक्ट है ग्रामेटिकली। क्लियर है? सूरज इज अ गुड स्टूडेंट। अब देखो इज आई, अब इज एक मेन वर्ब नंबर 1। लाइक्ड इज व्हाट? लाइक्ड इज द मेन वर्ब नंबर 2, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई। ही इज द सब्जेक्ट, सूरज इज द सब्जेक्ट। मेन वर्ब कितनी है? अब मेन वर्ब आपकी 2 हैं, और अगर मेन वर्ब 2 हैं तो क्या सब्जेक्ट आपके 2 हैं कि नहीं है? हैं। और हमें रिपीटेशन को अवॉइड भी हो गया, तो ये सेंटेंस पर ग्रामेटिकली क्या है? ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। क्यों है करेक्ट? भाई 2 मेन वर्ब थी तो 2 सब्जेक्ट डेफिनेटली आएंगे फिर मेरे। और ये सूरज की ये है सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सूरज की इन्फॉर्मेशन है, गुड स्टूडेंट की नहीं है। ये बाय हो गया, बाय प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल द टीचर्स। क्लियर है? सेंटेंस करेक्ट। अब फिर से ये देखो, अच्छा आप एक बात बताओ, अगर मैं सूरज को यहां ना लिख के अगर मैं यहां भी लिखूं तो क्या बात गलत होगी क्या? बताओ जरा। सेंटेंस बिल्कुल सही है। बीइंग अ गुड स्टूडेंट सूरज इज लाइक बाय ऑल द टीचर्स, ये सेंटेंस अब भी सही है। समझ में आया? अब यहां पे क्या है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले ही लिख दिया, तो हमने सूरज को सब्जेक्ट के साथ लिखा है, ओ वर्ब के साथ, जो वर्ब थी हमने उसके साथ भी लिख दिया। सूरज को यहां भी लिखना करेक्ट है और यहां भी लिखना करेक्ट है। अब थोड़ा सा सोच के देखो, बीइंग इल सूरज कुडंट अटेंड द क्लास। अब कुड इज द हेल्पिंग वर्ब, अटेंड इज द मेन वर्ब। हु कुडंट अटेंड द क्लास? सूरज, सूरज इज द सब्जेक्ट। अच्छा ये बीइंग है कि नहीं है? है, जैसा ऊपर था। अब बीइंग के बाद क्या लिखा है? इल है। अरे इल इज द एडजेक्टिव, हाँ कि ना? अब बीइंग के पहले आपका कोई प्रोनाउन का यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या सूरज मेरा इल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, जब यहाँ पे आपने सूरज लिखा तो सूरज गुड स्टूडेंट था कि नहीं था? था। अब क्या आपका बीइंग के पहले कोई सा कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो क्या सूरज मेरा गुड स्टूडेंट हो सकता था कि नहीं हो सकता था? डेफिनेटली हो सकता था, ये इसी की इंफॉर्मेशन है। उसी तरीके से जब बीइंग के पहले आपका कुछ नहीं लिखा तो सूरज क्या मेरा इल हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या सूरज मेरा बीमार हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो जब सूरज मेरा बीमार हो सकता है तो बीइंग के बाद जो चीज लिखी जाती है, तो एक बात ध्यान रखना,
इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद बीइंग, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी बीइंग से हो और बीइंग के बाद आपका कोई भी चीज लिखी हो, तो वहां पे जो बाद में जो सब्जेक्ट होगा वो वही बन जाएगा। क्लियर है? जो बीइंग के बाद आपका लिखा होगा। ये जहां यहाँ पे बीइंग के पहले कुछ नहीं था, ये बीइंग के बाद इल लिखा था, ये सूरज था। तो आप मुझे बताओ क्या सूरज मेरा इल हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। समझ में आया? अब देखो फिर से सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? बीइंग से। क्या बीइंग के पहले कुछ लिखा है? क्या नहीं लिखा। बीइंग के बाद क्या लिखा? रेनी डे लिखा। और जब बीइंग के पहले कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब सूरज क्या बन गया मेरा? रेनी डे। आप मुझे एक बात बताओ, क्या सूरज मेरा रेनी डे बन जाएगा क्या? ये वो वाली बात थोड़ी ना है कि सूरज बोल रहा मुझको बरसात बना लो, ये वो वाली बात ही नहीं है। अरे वो वाली बात नहीं है। तो सूरज मेरा क्या बरसात बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो ये सेंटेंस क्या है? ये गलत है। क्यों? क्योंकि बीइंग अ रेनी डे, सूरज, अब एक बार बताओ, सूरज मेरा कभी भी रेनी डे नहीं बन पाएगा। ये रेनी डे कुछ और है, ये रेनी डे किसी और चीज को रेफर कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एक प्रोनाउन का यूज करूंगा। कौन सा? इट का। तो अब जाके ये सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इट बीइंग अ रेनी डे सूरज कुडंट अटेंड द क्लास। क्लियर है? तो ये आपका ये चारों सेंटेंस अब ग्रामेटिकली क्या हुए? करेक्ट हुए। बीइंग अ गुड स्टूडेंट, सूरज इज लाइक बाय ऑल द टीचर्स, सूरज इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज लाइक बाय ऑल द टीचर्स। बीइंग इल, सूरज कुडंट अटेंड द क्लास, इट बीइंग अ रेनी डे, सूरज कुडंट अटेंड द क्लास। अब ये सारे सेंटेंस आपके ग्रामेटिकली करेक्ट हुए और यहाँ पे हुआ आपका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर कभी क्या करो, आप प्रोनाउन बेवजह यूज़ कर रहे हो, अननेसेसरी आप यूज़ कर रहे हो किसका? प्रोनाउन का। नीड नहीं है तब भी आप यूज़ कर रहे हो। प्रोनाउन तभी यूज़ होगा जब आपको नीड पड़ेगी, जब आपके रिपीटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड करोगे तभी आप इसको यूज़ करोगे। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। ठीक है, हम बिल्कुल डिटेल में बाद में इसको बहुत डिटेल में और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको रीड आउट करेंगे। हम वोकैब भी बहुत अच्छे बेसिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में वोकैब को याद करेंगे, पैसेजेस सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। और ये जो आपका कंसेप्ट होता है ना, प्रोनाउन वाला कंसेप्ट, ये प्रोनाउन वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे किसमें? क्लोज टेस्ट में, क्योंकि क्लोज टेस्ट में प्रोनाउन से हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो प्रोनाउन की एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, चलिए, आई होप आप सबको समझ में आएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।